हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड डाटा है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस डेली करंट अफेयर के डिस्कशन के अंदर हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कवर की जाती हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाती है इस डेली करंट अफेयर के डिस्कशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया रिसेंटली एक इवेंट के अंदर कि यूएन को मोर डेमोक्रेटिक होना चाहिए और मोर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस इंडिया की भी डिमांड है और ऐसे इंडिया की तरह ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो यूएन के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है, तो उनकी डिमांड है कि यूएन को यहाँ पे रिफॉर्म किया जाए। यूनाइटेड नेशन के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म करने की बात की गई है इंडिया और ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे इंडिया का जो 75 ईयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में, तो उसको सेलिब्रेट करने वाला जो इवेंट है उसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया। तो सबसे पहले तो हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन के जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा अपनी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके अंदर में कुछ ऐसे ट्रूप्स, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के रूप में। इंडिया के द्वारा भी अपनी जो फोर्स हैं उनको यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। और ये डिफरेंट ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस है या वहाँ पे वायलेंस की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को ब्लू हेलमेट के रूप से भी जाना जाता है। आप देखिए कि इनके द्वारा जो ड्रेस है, जो ड्रेस इनके द्वारा जो ड्रेसिंग पैटर्न होता है उनमें इनके द्वारा जो कैप है या जो हेलमेट्स है जो यूज किए जाते हैं वो ब्लू कलर के होने की वजह से इसको ब्लू हेलमेट के रूप से भी जाना जाता है। अगर हम इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के अलावा आप देखिए बांग्लादेश है, इथोपिया है, ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में। तो इंडिया ने अपने जो पर्सनल्स हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंड किए हैं वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, वर्ल्ड के अंदर पीस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट ये है कि यूएन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया? स्टूडेंट्स, आप देखिए यूनाइटेड नेशन का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ओनली 5 कंट्री हैं जो परमानेंट हैं और 10 कंट्री आपको नॉन परमानेंट के रूप से देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया यहाँ पे 10 कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी बार इंडिया यहाँ पे मेंबर बना है, 8 या 9 टाइम्स इंडिया ने ये जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे मेंबरशिप के लिए इलेक्ट किए गए हैं। बट 5 ऐसे कंट्री हैं जो यहाँ पे परमानेंट है जिनको वीटो पावर दी गई है। तो इन 5 कंट्रीज़ को रिफॉर्म करने की बात है कि प्रेजेंट समय में जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं कंट्रीज़ की यहाँ पे चेंज हुई हैं, काफ़ी सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इमर्ज हुए हैं और आप देखिए कि प्रॉपर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है जो वीटो पावर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में। आप देखिए कि लैटिन अमेरिका जो है, जो सदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है या हमारा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन है वो जीरो है। उन दोनों ही कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री यहाँ पे पार्ट नहीं है इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर कंट्रीज़ के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए 10 जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ होते हैं वो जो यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे इलेक्ट होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है
वो 2 ईयर होता है। 2 ईयर के लिए आपको टाइम पीरियड देखने के लिए मिलेगा। इंडिया रिसेंटली 2020 के समय, इंडिया यहाँ पे 2020 के समय इलेक्ट हुआ था एज ए नॉन परमानेंट कंट्री के रूप में। जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके रूप में इंडिया इलेक्ट हुआ था, और ये 8 या 9 टाइम्स इंडिया का टर्म था एज ए बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनके रूप में। इंडिया के अगर हम पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करें तो 1950 में फर्स्ट हमारा जो मिशन है वो डिप्लॉय किया गया। 4 कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे इंडिया के जो मिशंस हैं वो इस्टेब्लिश हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सीरिया लियोन के अंदर इंडिया के द्वारा एक मिशन है जो कैरी आउट किया गया था, जिसे कि ऑपरेशन खुरकी के रूप से जानते हैं। इंडिया का जो आउटसाइड इंडिया की जो सॉइल, आउटसाइड इंडिया जो सॉइल्स हैं, जो ज़मीन है भारत के बाहर, वहाँ पे इंडियन डिफेंस फोर्सेज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो ऑपरेशन है डिफेंस फोर्सेज का ऑपरेशन के रूप से जानते हैं। सीरिया लियोन के अंदर ऑपरेशन खुरकी है, तो वो गोरखा रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। बेसिकली वो डिफेंस फोर्सेज के रिगार्डिंग में है। हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की हमने बात की। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं, जो वीटो पावर कंट्रीज़ हैं, उनको रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बने हैं, जिसके अंदर एक पॉपुलर नाम है G4 कंट्रीज़। अब ये G4 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ है जिनकी डिमांड है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पे रिफॉर्म किया जाए और उन्हें भी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। ये 4 कंट्री कौन कौन से हैं? 2 कंट्री एशिया के हैं जिनको एशिया के G2 के नाम से भी जानते हैं, इंडिया और जापान हैं। इंडिया है, इंडिया के अलावा आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे? जापान भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखें कि यहाँ पे आपको जर्मनी है। जर्मनी को उस समय वीटो पावर कंट्री के रूप में नहीं शामिल किया गया था। आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो अडोल्फ हिटलर का जो रोल है उसकी वजह से। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो ब्राज़ील हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब इन G4 कंट्रीज़ को भी यहाँ पे अपोज किया जाता है, कंटिन्यू इनका जो रिजोल्यूशन है उसको अपोज किया जाएगा एक कॉफ़ी क्लब के द्वारा। तो कॉफ़ी क्लब आपको देखने के लिए मिलता है जो G4 की रिफॉर्म की जो डिमांड है उसको ये अपोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये G4 कॉफ़ी क्लब, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज जिन्हें कि ब्लू हेलमेट के रूप से जाना जाता है। इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर में। तो आपके लिए यहाँ पे ये होमवर्क है कि हमारा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो बताता है कि हमको इंटरनेशनली जो पीस है उसे इस्टेब्लिश करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है या फंडामेंटल जो हमारे DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंडर में है। या आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि किस आर्टिकल के अंदर जो पीस के इस्टेब्लिशमेंट की जो बात है वो की गई है, कौन से आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फार्मर्स के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में है। ये हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट था। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए क्या है? फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस वजह से प्रोटेस्ट किया गया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि सनफ्लावर का जो MSP है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है। आपको सबसे पहले तो सनफ्लावर के बारे में पता होना चाहिए। सनफ्लावर बेसिकली एक ऑयल सीड क्रॉप है, ऑयल के प्रोडक्शन के रूप से जानी जाती है। और आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल ऑयल मिशन, नेशनल मिशन फॉर ऑयल जो सीड्स हैं उनके रिगार्डिंग में या पाम ऑयल के रिगार्डिंग में जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है कि इंडिया की जो ऑयल की जो डिमांड है उसको यहाँ पे फुलफ़िल किया जा सके उस मिशन के अंडर में। उस मिशंस के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में आप रीड करना। सनफ्लावर अगर हम क्रॉप के बारे में बात करें तो सनफ्लावर का जो आपको एग्रीकल्चर है वो आपको सदर्न इंडिया के अंदर जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम 3 स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में जो पंजाब और हरियाणा है, जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पे भी इसका जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये ऐसे हमारे 5 स्टेट्स हैं जिनके अंदर में जो सनफ्लावर है वो उगाया जाता है। अगर हम सनफ्लावर के एरिया के बारे में बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो रीजन है वहाँ पे भी सनफ्लावर है उसको यहाँ पे उगाया जा सकता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया जा सकता है और हमारे जो कंट्री के अंदर जो ऑयल की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको MSP के बारे में पता होना चाहिए।
एमएसपी का जो रिकमेंडेशन है कि किसी भी एक क्रॉप को कितना जो एमएसपी है वो दिया जाएगा, वो यहाँ पे कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है जिसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद में आपको पीएम के द्वारा एक कैबिनेट कमेटी है जो हेड की जाती है। अब आपको कैबिनेट कमेटी पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री कमेटी और कैबिनेट कमेटीज़ के बीच में डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कैबिनेट कमेटी वो हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा हेड की जाती हैं। मैक्सिमम कमेटीज़ उनके द्वारा ही अटेंड की जाती हैं। आपको जो टोटल इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 8 कैबिनेट कमेटी हैं, 8 कैबिनेट कमेटी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं समय समय पे। जो टोटल 8 कैबिनेट कमेटी हैं उसके अंदर 6 कमेटी ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेड की जाती हैं। आप देखिए कि अपॉइंटमेंट कमेटी है। अपॉइंटमेंट कमेटी आपने काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जैसे सीडीएस हैं या हमारे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट कमेटी के थ्रू देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा जब यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है किसी भी एक क्रॉप का, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके द्वारा देखने के लिए मिलता है। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसको हेड किया जाता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट कमेटीज़ के अंदर 2 ऐसी कैबिनेट कमेटी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं हेड की जाती हैं। वो 2 कमेटी कौन कौन सी हैं? आप देखिए कि एक तो हमारे अकोमोडेशन की जो कमेटी है, जो हमारे पार्लियामेंट्रियंस हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके द्वारा जो अकोमोडेशंस का जो कॉन्सेप्ट है कि उनको कौन सा हाउस अलॉट होगा, तो वो कमेटी हेड नहीं की जाती है, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। और एक कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है कि कब जो पार्लियामेंट का सेशन है वो बुलाना है, वहाँ पे बताया जाता है। फिर उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट का जो रोल है वो उनके द्वारा प्ले किया जाता है और जो पार्लियामेंट का सेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। और पार्लियामेंट्री जो भी यहाँ पे फंक्शनिंग के रिगार्डिंग के जो वर्क हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा। तो 2 ऐसी कमेटी हैं जो यहाँ पे ऑनरेबल पीएम के द्वारा नहीं हेड की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में था। इंडिया का जो ऑयल मिशन है जिसमें पाम ऑयल का भी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना है, तो उसके लिए सनफ्लावर एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। एमएसपी की डिमांड के लिए फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा जो बात है वो मान ली गई, इसके लिए फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो एंड किया गया है। सनफ्लावर की बात करें तो इस तीनों सीजन्स के अंदर इसको उगाया जाता है। मेनली आपको जो स्पेशल आफ्टर द रबी के बाद में जो जैड का जो समय है या जो खरीफ का जो समय है उसके अंदर इसका जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। वैसे सनफ्लावर्स का जो प्रोडक्शन है वो तीनों सीजन्स के अंदर ही उसको उगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ईडी के रिगार्डिंग में। ईडी के द्वारा तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं उनके वहाँ पे सर्च हैं वो किया गया, तो उस वजह से ये इंस्टीट्यूशन है वो न्यूज़ के अंदर में था। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जब इसका नाम क्या था। तो इस्टेब्लिशमेंट के समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से जाना जाता था और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका मेन मोटिव यही हुआ करता था कि जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉ हैं उनके वायलेशन के समय उनका इस्टेब्लिशमेंट करना है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। बाद में आपको लेटर फेज में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इकोनॉमिक ऑफेंस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में हो, फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग हो। फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट कब आया था स्टूडेंट्स एस्टेब्लिशमेंट में? 2018-17 के समय। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो कि 1999 का हमारा एक्ट है। 1999 का समय ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था। तो इन तीनों एक्ट्स के थ्रू जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस के रिगार्डिंग का जो कोई केस है तो उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा डील किया जाता है। स्टूडेंट्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है। जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये बेसिकली
इस्टेब्लिश है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और हमारे जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हेड किया जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, आपने भी अगर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके रूप में भी, उस इंस्टीट्यूशन के रूप में भी आप इस्टेब्लिश हो सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कोई भी सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग में अगर यहाँ पे करप्शन है, या अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो किया गया है, या कहाँ केस के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे प्राइस है कि जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस देखने के लिए मिलता है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उन केसेस को डील किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है सनफ्लावर के रिगार्डिंग में, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको कंटिन्यूअस रिवाइज करना, रीड करना बार बार। तो स्टूडेंट्स, हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।